गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों पहले तो हम लोग ये देखेंगे भी जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। केमिकल जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है अपना, इसमें बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई इसमें ना क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं और किस किस पे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों पहला ना सीधा तो केसी निकालने के फॉर्मूले आएंगे। क्या निकालेंगे? केसी। थोड़ा बहुत इसमें ग्राफ के छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ जो थोड़े क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। फिर बच्चों केसी केपी का फॉर्मूला, केसी केपी के फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। केपी केसी का फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर के की प्रॉपर्टी, के की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन पे थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बच्चों ना क्यू सी और ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल। और बच्चों इसके क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसे आसान होते हैं। मेंस का हो एडवांस का हो, कोई भी बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एडवांस का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फिर बच्चों ना भाई लगभग तो हो गया ना, सबसे मेन इसी में हो गया। मतलब ये दोनों अगर अपन कर लेते हैं तो बच्चों ना मोर देन 75% ये चैप्टर होगा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से। मोर देन 75% ये चैप्टर होगा। फिर बच्चों ना थोड़े बहुत इसमें क्वेश्चन होते हैं अल्फा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अल्फा। किससे रिलेटेड? अल्फा। अल्फा से वो केपी वगैरह निकालेगा, इससे कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। मतलब मान लो तो कि भाई 10-12% ऐसे ना, ठीक है। फिर बच्चों ना कुछ क्वेश्चन किससे होते हैं इसमें? डेल्टा जी से रिलेटेड, डेल्टा जी से रिलेटेड। फिर टेम्परेचर वाला एक फैक्टर हो जाएगा ना, केपी। केपी केपी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। केपी टेम्परेचर का कैसा फंक्शन होता है इस पे ना। फिर बच्चों थोड़े बहुत क्वेश्चन नीट में तो थोड़े कम आए होते हैं, मेंस में परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा कि दो इक्विलिब्रियम अगर एक साथ हों, दो इक्विलिब्रियम एक साथ हों तो उनमें किसी को भी कैसे सोल्व करेंगे? तो पैरेलल इक्विलिब्रियम। किसके? पैरेलल इक्विलिब्रियम का। पैरेलल इक्विलिब्रियम। अब बच्चे इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये अपन करेंगे, ठीक है। तो किस किस टाइप के बताया मैंने? ग्राफ बताया है, केसी केपी, के की प्रॉपर्टी। एक बच्चों ना केसी की ऐसे मतलब भाई इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये केसी की प्रॉपर्टी थी, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक इसी में ही। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी पे। इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम लोग ना। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं जवानों? थ्योरेटिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस किस पे आएंगे? इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी पे, फिर किस में? ली चैटलियर प्रिंसिपल। और एक इस पे भी थ्योरेटिकल आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते। एक इस पे, इन तीन चीजों पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, इन तीन पे, ठीक है। चलो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सारा आइडिया आ गया ना आप लोगों को कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में ना। फिर बच्चों हम लोग ना डेफिनेशन पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होता है? इट इज स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन at which rate of forward becomes equal to rate of backward direction। बस इतने से, at which rate of forward direction becomes equal to rate of backward direction। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थी इतनी सी ना। अब बच्चों इक्विलिब्रियम किसकी प्रॉपर्टी होती है? सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की। कब इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं? अगर रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल। अब बच्चों ना हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है हर रिएक्शन में,
जिसमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं। इसमें ना बच्चों ऐसे लगाते होते हैं, जैसे N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो इसमें होता क्या, इसमें समझ रहे हो ना, डबल साइडेड एरो लगता है, मतलब ये रिएक्शन क्या हो सकती है? रिवर्स। समझ में आ रहा है? हाँ। फिर बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन थी। कुछ रिएक्शन क्या होती है और भी बहुत सारी, जो इक्विलिब्रियम जिनमें होगा वो सब में सारी कौन सी होंगी? रिवर्सिबल। जितने भी चैप्टर में हम लोग रिएक्शन करेंगे इक्विलिब्रियम में, सारे के सारे क्या होंगे? रिवर्सिबल। फिर देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? अगर बात करें ना इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाता है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाता है, बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनता। दोज आर कॉल्ड। अच्छा, ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी? जो बच्चों ना स्ट्रॉन्ग मेटल और नॉन मेटल की जो रिएक्शन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेटल और नॉन मेटल की जो रिएक्शन होती हैं, ऑल आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे जैसे बच्चों ना सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन क्यों क्या बनेगा? NaCl। तो एक बार बच्चों NaCl बन गया तो वापिस इससे क्या नहीं बनने वाला है? सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इतना ही था। इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है छोटी क्लासेस में आ सकते हैं, बट अब नहीं आएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे ना। दो टाइप के बच्चों इक्विलिब्रियम होते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, जैसे नाम से ही पता लग रहा ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन नहीं होती, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन नहीं होती। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखते हैं। जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम का क्या होगा? जैसे बच्चों H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड से H2O गैस बना दिया ना, ठीक है। H2O लिक्विड को वाटर बोलते हैं और इसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताओ? किसका एग्जांपल हो गया? इक्विलिब्रियम तो है, बट फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन ना हो, तो क्या कह देंगे उसको? फिजिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकली जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम होगा। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जिसमें रिएक्शन हो रही होगी, जिस इक्विलिब्रियम में रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 गिव्स अस PCl3 प्लस क्लोरीन। तो ये किसका एग्जांपल होगा? इसमें रिएक्टेंट अलग है। रिएक्टेंट अलग का मतलब रिएक्टेंट का केमिकल फॉर्मूला अलग है, प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला अलग है। तो किसका एग्जांपल हो गए? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये इसके और बहुत से हम लोग एग्जांपल कर सकते हैं। तो इतना ही इनफ है, पता लग गया ना। चलो इसका एक छोटा सा और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे बच्चों ना H2O लिक्विड, इसको आइस बोलते हैं, इससे बन गया H2O सॉलिड, आइस बोलते हैं। H2O लिक्विड, इसको वाटर बोलते हैं। तो इन दोनों में जो इक्विलिब्रियम, दैट इज कौन सा इक्विलिब्रियम है? फिजिकल। अब इन पे जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, तो हम लोग भी ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मेन चैप्टर का भी नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनियस, दूसरा हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या रहती है? स्टेट सेम रहती है। स्टेट क्या रहेगी? सेम ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा ना? सारे रिएक्टेंट की और सारे प्रोडक्ट की स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या रहने वाली है? सेम। जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, N2 बच्चों गैस, H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस। तो सारा ही गैस है, तो कौन सा एग्जांपल होगा ये? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का। और इसका एग्जांपल करते हैं, PCl5 गैसीय स्टेट गिव्स अस PCl3 गैसीय स्टेट, क्लोरीन गैसीय स्टेट। तो किसका एग्जांपल होगा?
होमोजीनियस। अगर बच्चों स्टेट अलग अलग हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो अगर एक की भी स्टेट चेंज होगी तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। तो किसका एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस। जनरली बच्चों ज़्यादा आसान है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्लियर होगा ना? अब बच्चों ना इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या? इक्विलिब्रियम होता क्या? तो एट इक्विलिब्रियम क्या बताया था मैंने पहले भी, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम के, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उस पे जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे इस पे। तो जैसे बच्चों इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पढ़ने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा ही बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हो, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इक्विलिब्रियम हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में अचीव कर सकते हैं। कहाँ पे अचीव कर सकते हैं? क्लोज का मतलब बंद कंटेनर में, ठीक है। और दूसरा है बच्चों ना, इक्विलिब्रियम ना एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया फिर कोई चेंज नहीं होता, किसमें? कंपोजिशन, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। तो एक बार अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड देयर विल बी नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फिर बच्चों ना एक ये भी पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब होता है या तो अकेले रिएक्टेंट डाल दें हम लोग या अकेले प्रोडक्ट डाल दें तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। एक्चुअल में ये भी होता था, ये दोनों डाल दो तो भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो कई बार ऐसा लग सकता हम लोगों को सिर्फ रिएक्टेंट से इक्विलिब्रियम अटेन होगा, बट एक्चुअल में दोनों से ही अटेन होगा। फिर बच्चों एक इसका पॉइंट है डायनामिक इन नेचर, ये सबसे कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करें, जैसे वे अमोनिया वाला इक्विलिब्रियम है, N2 को, H2 को, NH3 को, अगर हम लोग मेजर करें अमोनिया वाला इक्विलिब्रियम है, N2 को, H2 को, NH3 को, अगर हम लोग ना 1 घंटे बाद मेजर करेंगे तो कंपोजिशन सेम मिलेगी, नाइट्रोजन की, किसकी? हाइड्रोजन की, अमोनिया की। अगर हम लोग उसको 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद मेजर करेंगे सेम मिलेगी। तो अपने को ऐसा लगेगा कि कोई चेंज नहीं हो रहा, अपने को क्या लगेगा कि कोई चेंज नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में होता क्या है कि चेंज होते रहता है हमेशा ही। उसमें होता क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, तो उतने अमोनिया डिकम्पोज होकर वापस क्या बनाते रहते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं उसमें तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, बट एक्चुअल में चेंज तो हो रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग? तो इसलिए कैसा होगा, कैसा नेचर होगा? इट इज डायनामिक इन नेचर। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती, पता लग रहा है? अच्छा, कैटलिस्ट एक बार बच्चों इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। अच्छा, कैटलिस्ट से अगर इक्विलिब्रियम 20 मिनट में अचीव होता तो कम समय में तो अचीव कर सकते हैं, बट कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। अगर एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो फिर ये नहीं करता। अब बच्चों ना इक्विलिब्रियम और ग्राफ लिखे हुए हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं ऐसे। अब बच्चों जैसे कोई ये रिएक्शन है अपनी, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से बच्चों प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। अभी हम लोग समझने के लिए ऐसा करते हैं, इक्विलिब्रियम का सिंबल है, इक्विलिब्रियम का ये सिंबल है, यहाँ पे कहीं लिखते हैं इक्विलिब्रियम का ये सिंबल हो जाना ना, ऐसा सिंबल होता है इक्विलिब्रियम का। कई जगह तो ऐसे लिख देते हैं, दोनों ऐसा ही डायरेक्ट लगाते हैं, कई जगह आधे आधे लगा देते हैं, ये दोनों यूज करेंगे। ये बात पता लग रही है क्या? दोनों ही सिंबल यूज कर देते हैं। तो रिएक्टेंट मान लेते हैं, ए रिएक्टेंट है, ए और ये बी, ऐसे, ठीक है दोनों। कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ए से बी बन रहा है। अब बच्चों टी इक्वल टू 0 पे शुरू में मान लेते हैं हम लोगों ने ए
कुछ मोलर लिया था, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने 5 मोलर लिया था। कितना लिया था? 5 मोलर। तो बी शुरू में 0 होगा, बी शुरू में क्या होगा? 0 होगा। फिर जवानों भाई रिएक्शन हुई और टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, मतलब जब भी रिएक्शन हो तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, क्या होगा? अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो 3 कम हो गए, कितना कम हो गया? 3। ये कितना बनेगा? 2 नहीं 3 बनेगा, 3 कम हो गया तो 3 बनेगा, ठीक है। ये बचेगा कितना? 2 और ये 3, ये बता रही समझ। तो रिएक्टेंट क्या हुआ? कम हुआ, बट क्या 0 होगा? टी इज इक्वल टू 2 पे, टी इज इक्वल टू T2 पे मेजर करेंगे ना, टी इज इक्वल टू T2 पे, ये टी इज इक्वल टू टी पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, समझ में आ रहा? तो ये सेम रहेगा, ये 2 3, फिर टी इज इक्वल टू मान लेते हुए 3T पे मेजर करेंगे तो रहेगा 2 3। तो कहने का मतलब क्या होगा? एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, फिर ए और बी में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो अब हम लोगों को ग्राफ से कैसे पता लगेगा अभी कौन सा किसका ग्राफ है? जैसे अब बच्चों ए है, मतलब ए नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है। अब ऐसा वो ग्राफ बनाएगा ऐसे, तो इसमें हम लोगों को यह आइडिया लगाना कि इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ है, इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ? जब क्रॉस करेंगे तब या उसके बाद में? उसके बाद में। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम है, ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये T इक्वल टू टी है, इक्विलिब्रियम अटेन। तो इस वाले पॉइंट पे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम अटेन, ये बता रही समझ। इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब बच्चों इक्विलिब्रियम पे क्या होता था? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट, फॉर्मेशन रेट, ठीक है, वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड। और रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट ओनली, रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट ओनली। सारी रेट किस पे डिपेंड करती हैं? रिएक्टेंट पे। रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट ओनली, रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट ओनली। रेट किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ रिएक्टेंट पे, ठीक है। तो अब बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो ए होगा। ये बात समझ में? जो ए बचा होगा, रिमेनिंग होता है ये वाला, क्या होता है? रिमेनिंग, ये बताइएगा समझ में। और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होती है? ये और डिटेल में बाद में करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो प्रोडक्ट बना होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? बी पे डिपेंड करेगी। ये बता रही समझ में? क्लियर? अगर अभी हम लोग ग्राफ बनाएं, अगर अभी हम लोग ग्राफ बनाएं इसमें किस किस का रेट वाला है, तो अब हम लोगों को ये आइडिया लगाना कि इसमें इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ। इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे जाके, कौन सी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और कौन सी रेट ऑफ बैकवर्ड है। अब हम लोगों को ये बताना है कि कौन सी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और कौन सी रेट ऑफ बैकवर्ड है। कौन सी रेट ऑफ फॉरवर्ड है? ये कम हो रही है, तो ए कम होता है टाइम के हिसाब से? ए कम होता तो क्या हो जाएगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये कौन सी होगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड। और बी क्या होता है टाइम के हिसाब से? बी तो प्रोडक्ट है। ये क्यों इतना जोर से पेन खा रही हो, कितनी देर होगी? अच्छा ये क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और ये क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, याद है ना आप लोगों को? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता था? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है ना, ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है। तो कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा? जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग पे नहीं हुआ था ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ था। इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन, कहाँ अटेन हुआ था? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जीरो होगा, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज जीरो होगा। योगेश क्या होगा आंखों में? ये देखो, पता लग रहा है सबको ये? हाँ,
तो इक्विलिब्रियम अटेन इस वाले पॉइंट पे ये टी है, ये वाला यहाँ पे क्या टी, टी का मतलब टाइम टी ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेन इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन, तो ये लिख लो, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इक्विलिब्रियम अटेन 2 ग्राफ बताए मैंने, ज्यादा तो बताए भी नहीं अभी तक, ये लिख लेना सारे। समझ में आ रहा क्या? ठीक है। अब बच्चों इसमें ना एक ये है, मतलब एक ये लो है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला हम लोग पढ़ते हैं। ग्राफ आ गया, ग्राफ में किसी को डाउट? फिर बच्चों ना लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ना, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बच्चों 2 साइंटिस्ट है, गुल्डबर्ग एंड वागे, गुल्डबर्ग क्या एंड वागे, इन 2 साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, तो लॉ इंपॉर्टेंट है काफी। तो इस लॉ में क्या कहा गया है, अगर कोई रिएक्शन हो, जैसे ये ए गिव्स अस CC प्लस DD, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड वो क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट हैं, और जो राइट साइड बनते हैं वो प्रोडक्ट है। तो इस लॉ में क्या बोला, रेट जो फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वाले लॉ में क्या बोला, रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ ऑल, एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। तो क्या होता है इसमें, रेट ऑफ फॉरवर्ड की क्या होती है इस लॉ के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। तो क्या होगा, ए और बी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, और साथ में पावर क्या होगी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई? तो इसमें और रिएक्टेंट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन किस या रेट किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ रिएक्टेंट पे, तो ये हो जाएगा के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब बच्चों ये सेम लॉ किस पे लगेगा, सेम लॉ किस पे लगने वाला है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ C एंड D एंड रेज्ड टू द पावर देयर बैलेंसिंग कोफिशिएंट। तो C की पावर C हो जाएगी, D की पावर D। तो यहां से क्या आ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बैकवर्ड लिखो, फॉरवर्ड नहीं है, क्या ये बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के बैकवर्ड C टू द पावर C और D टू द पावर D। ये बता रही समझ में? और इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, एट इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्वल होते थे। इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही क्या होती थी, एट इक्विलिब्रियम, पहले पढ़ा हुआ ना हम लोगों ने, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, के एफ, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। तो बच्चों ना के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। अब बच्चों इसने क्या कह दिया यहाँ पे, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को इसने केसी बोल दिया, क्या बोल दिया, केसी। तो केसी इज इक्वल टू क्या क्या आ गया, केसी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और ये क्या हो गया था, सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइड बाय ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में? ये फॉर्मूला आप अपने को रट लेना, इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है। इस पे बेस्ड हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बताओ ना, कोई डाउट है कि इस पर जेई मेंस हो, नीट हो, कई बार क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले पे, तो अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, सिर्फ ये, ठीक है। समझ में आ रहेगा?
एक ही फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूले ज़्यादा नहीं होते हैं, ये फॉर्मूला बस एक दो फॉर्मूला, ज़्यादा कोई फॉर्मूला का वो नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेन फॉर्मूला है चैप्टर का। क्लियर? तो इसकी हम लोगों ने डेरिवेशन की। अब बच्चों ना एक्टिव मास ना, तो एक्टिव मास मोलैरिटी को बोलते हैं। एक्टिव मास क्या होता है? मोलैरिटी। तो ध्यान रखना है। तो इसमें सारी की सारी मोलैरिटी हैं, सारी की सारी क्या है? मोलैरिटी हैं और कैपिटल एम सारे क्या है? एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? किसी की मोलैरिटी। और बच्चों एक्टिव मास सॉलिड का 1 लेते हैं। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज 1। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज 1। ठीक है, सॉलिड का 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। रिएक्शन में सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। बता रही समझ? और बताओ ये जो Kc है ये वैलिड है ओनली कौन कौन सी स्टेट लेंगे? ओनली गैस एंड लिक्विड। तो सिर्फ गैस और लिक्विड लेनी है। कौन कौन सी स्टेट लेनी है? नॉट सॉलिड, सॉलिड नहीं लेंगे। ये सबको पता लग रहा है ना? सॉलिड वाली स्टेट इसमें नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास क्या था? 1। इस बात का ध्यान रखना, Kc वाले फॉर्मूले में सिर्फ सॉलिड को नहीं लेना, बाकी दोनों को लेना। पता लग गया? अब बच्चों ना भाई ये तो सारी चीजें होगी ना, ये सारी चीजें होंगी। अब बच्चों हम लोग ना स्टेप्स लिख रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब एक ही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता लग गया सबको? तो अब इसमें ना अब स्टेप्स लिखते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ इसमें न्यूमेरिकल होता है। और इसमें बच्चों ना एक अच्छी बात है कि लगभग बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगी। लगभग क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगी ना। तो हम लोगों को करना क्या है? इसके देख रहे हैं स्टेप्स टू सोल्व केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, है ना? स्टेप्स टू सोल्व केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। तो बच्चों स्टेप 1 होता है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बताया मैंने? स्टेप 1 होता है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशंस। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन ना। उससे पहले बैलेंस भी करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर बैलेंसिंग फाइंड आउट, ऐसे लिख सकते हैं ना। आफ्टर बैलेंसिंग एक स्टेप में लिख लेंगे ना, आफ्टर बैलेंसिंग। कई बार हो सकता है बैलेंसिंग नहीं गिवन हो ना, तो वैसे तो बच्चों बैलेंसिंग गिवन होती है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में ना हो तो आफ्टर बैलेंसिंग फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन ना। इक्विलिब्रियम फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, प्रेशर भी हो सकता है, और प्रेशर फ्रॉम गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या बोला मैंने? एक ही स्टेप बताया मेन कि जो गिवन कंडीशन होती है उससे क्या फाइंड आउट कर ले? इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट कर ले, या तो कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर। क्या बताया मैंने यहाँ पे? ये पता लग रहा है? ये कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी और प्रेशर मतलब एटीएम या कुछ और चीज में हो। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है पुट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इन इक्विलिब्रियम फॉर्मूला। बस इतना ही है। पुट क्या करना है फिर? पुट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इन इक्विलिब्रियम फॉर्मूला। बस इक्विलिब्रियम फॉर्मूला ये बता रही समझ? ये दो छोटे छोटे स्टेप बताए ना। एक तो बैलेंसिंग के बाद ना गिवन कंडीशन से इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाओ, फॉर्मूले में पुट करो। अब बच्चों इस पे ना काफी न्यूमेरिकल होते हैं। अब हम लोग ना न्यूमेरिकल करते हैं। बस देखो ये पहले वाला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग ट्राई करो। तो मैंने बोला था ना कॉपी और पेन एकदम साथ में लेके बैठो और फास्ट करना है। ठीक है तो इसमें क्या लिखा हुआ है
Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन ना इज 100। कोई रिएक्शन दे रखी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दे रखा है, और इसने बोला कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इतना है 10⁵, तो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट बताओ। समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? और देखो किस में आया, नीट में आया हुआ है, ठीक है। क्या लगेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या लग गया? के फॉरवर्ड इज इक्वल, के फॉरवर्ड नहीं मतलब के सी इज इक्वल टू, के सी इज इक्वल टू क्या होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। इसने क्या पूछा है? बस वैल्यू पुट करो ना सीधी सीधी। के सी 100 है, के फॉरवर्ड कितना दे रखा है इसने? 10⁵ 100 है ये, और डिवाइड बाय के बैकवर्ड, तो निकाल लोगे क्या आएगा? के बैकवर्ड कितना? किस किस का सोल्व हो गए? हो गए सोल्व। अब देखो बच्चों, ये नीट में क्वेश्चन आया, फिर अगला करते हैं ना। अच्छा अब बच्चों ने इसने क्या कह रखा है कि भाई केसी है, जैसे मतलब मैं पढ़ देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन द रिएक्शन, ठीक है, इज डिक्रीज बाय 1/4। तो इसने बोला कि OH को कितना डिक्रीज कर दिया? 1/4 टाइम्स। तो इसने बोला कि भाई आयरन की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज होगी। तो बच्चों इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक बार मैं ये बार बार बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर के कारण चेंज हो सकता है। ये बाद में हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। टेम्परेचर में तो इसने कोई चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो ये हम लोग इसमें केसी का फॉर्मूला लिखें। केसी का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? Fe34 इंटू OH नेगेटिव का 3। अब केसी तो वही रहेगा, केसी में तो चेंज होता नहीं। अब हम लोग क्या लिख लें इसमें कि भाई आयरन 3, यहाँ पे बच्चों मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, डैश लिख दिया ऊपर ना, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए एक वाले को डैश लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब OH नेगेटिव को इसने कितना कर दिया? 1/4। तो OH नेगेटिव को तो कुछ डैश वैश लिखने की जरूरत नहीं है, OH नेगेटिव बाई 4 की पावर 3। इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को इक्वल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ना। हाँ तो कौन सा आंसर आ रहा है? सोल्व करो, नहीं जवान जल्दी मत बोलो, सोल्व करो, सोल्व करो, इसको सोल्व कर लोगे ना आप लोग? क्या आ गया? हाँ वैसे भी खुद भी देखो ना, ये कम हो गया तो इसको तो इंक्रीज होना पड़ेगा ना, ये कम हो गया तो इसको तो इंक्रीज होना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? दोनों इक्वल पुट करके देख सकते हैं ना ऐसे। Fe3 पॉजिटिव OH नेगेटिव की पावर कितनी हो जाएगी इसमें? 3 इक्वल टू F डैश था ना, Fe3 डैश 3 पॉजिटिव, और ये OH नेगेटिव की पावर 3 डिवाइड बाई 64 होगा, तो 64 टाइम्स हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आ गया Fe3 पॉजिटिव डैश इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ जो पहले वाला था F3। ये डैश नहीं दिख रहा तो मैं इससे लगा देता हूँ ना, ठीक है। तो नए वाले आयरन 3 पॉजिटिव क्या हो जाएगी? 64 टाइम्स। तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया? थर्ड आ गया। नेक्स्ट देखो, हो गया सबका? देखो बच्चों आसान है ना, कर सकते हो ना, मुश्किल तो नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहे, ठीक। अब आगे देखना है। अब बच्चों इन्होंने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इन द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स अस 3C प्लस D इज बिगेन विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B विद इनिशियल वैल्यू 1 मोलर। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी ना। व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन, तो इसने बोला कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो D की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 0.25। तो अब इसने बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ। तो मैंने क्या बोला था, ये तो न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्या बोला था? पहले क्या करो, गिवन कंडीशन से इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालो और फॉर्मूले में पुट कर दो।
तो कैसे निकालेंगे गिवन कंडीशन से? एक बार ये रिएक्शन लिखते हैं 2A + B। अच्छा, और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना स्टेट, क्योंकि सब कुछ गैस में है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, मैं तो अवेयर हूँ स्टेट के लिए, बट आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसके कारण आप लोगों की गलतियाँ होंगी, ठीक है? क्योंकि टीचर को तो पता रहता है भाई यहाँ पे गलती होगी ना, वो पहले से अवेयर है। मैंने देखो स्टेट लिखी नहीं है ना, क्योंकि सारी गैस की स्टेट है, लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई भी दूसरी स्टेट होती तो मुझे सारी लिखनी पड़ती। समझ में आ रहा है ना? तो पहले इसने बोला कि ये दोनों 1 1 मोलर थे, इतनी बात आ गई समझ में। फिर जवानों ना रिएक्शन हुई, मान लेते x कम हुआ, ठीक है? ये कितना कम हो जाएगा? -x/2। ये मेरी बात समझ में आ रही क्या? अगर ये बच्चों x कम हुआ है तो ये कितना कम होगा? कितना कम होगा ये हो जाएगा -x/2। ये कितना बनेगा? -x × 3/2। और ये कितना बनेगा? -x × 1 नहीं प्लस हो गए तो ना। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, इसने एक और कंडीशन दे रखी है ना, d कितना हो गया? इसने बच्चों कंडीशन में दे रखा d किसके इक्वल दे रखा? जो बना हुआ 0.25। तो यहां से बच्चों x कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा ना। x कितना आ जाएगा? 0.5। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0.5 रखें तो कितना हो जाएगा? ये x की वैल्यू 0.5 रखें तो कितना आ जाएगा? 0. मैं सीधा ही लिख दूं ना, 0.75। ये कितना हो जाएगा? ये कितना कम होगा? -0.25। ये कितना कम होगा? -0.5। तो बचेगा कितना? 1 - 0.5 कितना होता है? कितना बचेगा एट इक्विलिब्रियम? कितना बचेगा? 1 - 0.5। तो 0.5। ये कितना बचेगा? 1 - 0. तो 0.75 बचेगा। ये बात आ रही क्या समझ में? ये कितना बचेगा? तो 0.75 और ये 0.25 है। ये बात आ रही क्या समझ में? ये इक्विलिब्रियम पे बचेंगे। फिर बच्चों फॉर्मूले में ध्यान से पुट कर दो ना। ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। पहला स्टेप क्या होता था? गिवन कंडीशन से क्या बना लें? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना लें। तो वो हम लोगों ने बनाई, गिवन कंडीशन से इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना ली, ठीक है? अब फिर दूसरा स्टेप क्या होता था? फॉर्मूले में पुट करो। तो अपना फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला बनेगा क्या? c⁻³ d डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? a⁻2 और b। जो भी फॉर्मूला है उसमें रख दो बस। c कितना इक्विलिब्रियम वाला रखना होता है इसमें। c इक्विलिब्रियम पे कितना है? 0.75 की पावर क्यूब। फिर d कितना है? 0.25 डिवाइड बाई a कितना है? 0.5 का स्क्वायर और b कितना? 0. अब चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है, जल्दी से चेक करो। सबने चेक किया क्या? जो मैंने किया आप लोगों को समझ में आया? जल्दी जल्दी लिखते रहो साथ साथ में, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं तो आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहो। इसमें कोई डाउट है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको अभी करने भी चीज आगे ना, तभी फायदा होगा ना। अब देखते हैं जवानों ना, इसमें क्या दिया हुआ है? द गिवन, इसका आंसर तो पता ही लगा हम लोगों को। कौन सा था इसका आंसर? सेकंड था क्या? सोल्व कर सकते हो ना इसको आसानी से। इसमें कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल भी हो रहा था ना। नेक्स्ट देखो। अच्छा 175 से पावर कम होगी ना, इन्होंने 2 लिख दिया होगा। 2 लिखा गया क्या वहां पे? अच्छा ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक ठीक समझ में आ रहा ना? क्लियर हो गए? अब देखते हैं जवानों, द गिवन रिएक्शन बिटवीन 2 गैसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय A2 एंड B2 टू गिव द कंपाउंड AB। ये रिएक्शन दे रखी है ना। इसने क्या कह रखा है भाई? इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो रिएक्शन टेक्स पे तो कैसी बताएं तो ज़्यादा आसान है।
तो बहुत ही आसान है ना, किस में आया हुआ है, नीट में। हाँ अब देखते हैं ना भाई, ए बी का स्क्वायर, नॉन मेडिकल बच्चे खुश हो रहे हैं, जवान तुम्हें भी ज्यादा कुछ वहम है। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसको थोड़ा सोल्व कर लो बस। ए बी कितना दे रखा है, 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर आएगा क्या, स्क्वायर डिवाइड बाई A2 कितना है 3 इंटू 10⁻³ बी कितना है 4.2 इंटू 10⁻³। इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना, ये तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, पावर्स वगैरह तो सोल्व करो जल्दी से, फास्ट। ओके ओके क्या, कौन सा थर्ड आ रहा है, चलो कर लोगे ना, ऐसे सोल्व ही तो करना, कर सकते हो इजीली। फिर आगे देखते हैं, हो गया ना सबका, ये तो आसान था ना, देखो नीट 2012 में है। फिर ये देखते हैं, ये भी नीट में आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इज दिस, मतलब 1.6 इंटू 10⁻12। तो पावर पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, पावर पे, ये पावर कैंसिल सी होगी ना, पावर पे ध्यान देना है, समझ आ रहा ना, पावर, पावर पे ध्यान देना, 12 पावर है। 12 पावर का मतलब बच्चों ना, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतनी बड़ी वैल्यू कब आ सकती है, जो प्रोडक्ट कम बनेगा ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं फिर हम लोग, इतनी बड़ी वैल्यू कब आ सकती है, जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो इसमें द इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन, ज्यादातर प्रोडक्ट होंगे या ज्यादातर रिएक्टेंट होंगे, काफी आसान है ना, कर लोगे ना सारे, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसमें तो बहुत बड़ी है, तो ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। फिर जवानों इसमें भी सेम ही आइडिया लगाना, ये एम्स में आया हुआ देखो क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाइयर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। कब होगी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा, कब होगी, जब केसी की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, तो किस में बड़ी है, तो ये भी आसान ही है, ज्यादा मुश्किल है क्या, कर सकते हो ना आसानी से। फिर जवानों ये देखते हैं ना, ये भी एम्स में आया हुआ है। अब देखो बच्चों ने, ये असर्शन रीजन है, तो इसकी यूनिट निकालनी है आप लोगों को ना, देखो असर्शन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives us 2NH3, इसकी यूनिट दे रखी इसने ना, लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का स्क्वायर। अब देखते हैं हम ना, इसने रीजन दे रखा, ये रीजन तो बच्चों इसका सही है ना, रीजन तो सही है। एक बार ये और देख लेते हैं ना, अगर ये देखें तो बच्चों ना, केसी के फॉर्मूले में, केसी का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो पता ना सबको, NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 इंटू H2 की पावर 3 होगा। अब बच्चों मोलैरिटी की पावर 2 होगी ना ऊपर, डिवाइड बाय मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 1 बाय मोलैरिटी की पावर 2, ऊपर जाके मोलैरिटी की पावर -2, और मोलैरिटी क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर -2, तो क्या आ जाएगा लीटर की पावर 2 मोल इनवर्स की पावर माइनस, क्या यही है, मतलब ये तो सही है। तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, सारी चीजें सही है ना, बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ये आ गया ना, इसमें कोई डाउट है क्या। फिर अगला देखते हैं ना, 2 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट A एंड B, 2 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट A एंड B आर गिवन इन द रिएक्शन, मान लो ना, दे रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर, A + B गिव्स अस C + D। इसने क्या बोला कि एट इक्विलिब्रियम इट वाज फाउंड दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज, C क्या दे रखे हैं, ये लाइन बस काम की थी अपनी अभी तक ना, ये तो बस वैसे ही अपन चर्चा कर रहे थे ना, ये वाली लाइन काम की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज ट्रिपल ऑफ B। अब इसने इक्विलिब्रियम बताना है, तो मेन लाइन कौन सी थी, ये,
ठीक है, अब बच्चों देखते हैं, तो a प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी, सारे गैस हैं तो मैंने स्टेट नहीं लिखी, इसने बोल रखा कि भी ये 2 मोल था, ये 2 था, ये 2 था, ये कितना दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, फिर इक्विलिब्रियम हुआ, मान लेते कुछ कम हुआ, ये x कम हुआ तो ये भी x कम होगा, ये बच्चों x बनेगा, ये x बनेगा ना, तो ये बचेगा कितना है, ये t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, तो t इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा भैया 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये कितना बचेगा x, ये x, क्योंकि शुरू में तो 0 था। इसने क्या दे रखा है, c इज ट्रिपल ऑफ b, c इज ट्रिपल ऑफ b, मतलब x इक्वल टू क्या दे दिया इन्होंने, इक्विलिब्रियम वाला तो ये है ना, इसने क्या दे दिया x, क्या दे रखा है c इज ट्रिपल ऑफ b, तो x इज इक्वल टू 3c, इसने क्या दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, c इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ b, b का ट्रिपल, b का ट्रिपल है ना, वैसे तो सेम ही बात है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस एक्स, को सोल्व कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, तो 4x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3/2, ये बता रही समझ में, x इज इक्वल टू 3/2, ये बात आ गई समझ में, तो 3/2 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ये कितना होगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3/2 1/2, ये 1/2, फिर क्या होता है हमारा पहला स्टेप अब जाके कंप्लीट हुआ है, पहला स्टेप आ गया, जब सबको समझ में, क्या बोला था मैंने, पहला स्टेप का मतलब था जो भी कुछ दे रखा हो उससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना लो, जो भी कुछ दे रखा हो उससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना लो, तो जो दे रखा था मैंने उससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाई, अब क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना, तो Kc क्या होगा, फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, C इंटू डी डिवाइड बाय A इंटू बी, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या क्या गिवन है जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी जल्दी, क्या आ गया इसका आंसर, कौन सा 3/2 था क्या, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, कितना होगा, कौन सा आंसर आ गया जवानों, ये ज़्यादा सही लगा भाई, क्लियर होगा क्या सबको, थर्ड ऑप्शन आ गया ना, ये किस में आया एम्स में, देखो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना, ऐसे ही मेंस में आते हैं तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, फिर ये देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर करेंगे, तुम लोग ना फास्टली करते रहा करो साथ में, मतलब तुम्हें चाहे 2 लाइनें लिखी जाएं तो लिख लिया करो, काम आएंगे वो, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होंगे, पूरा नहीं लिख सकते ना, चाहे 2 लाइन लिखो वो काम आएंगे ना। इसमें क्या दे रखा, फॉर द रिएक्शन N2O4 gives us 2NO2, the concentration of N2O4 and NO2 at equilibrium are 4.8 into 10 to the power minus 2 and 1.2 into 10 to the power minus 2 respectively, the value of Kc is, बच्चों ना बस सीधी वैल्यू पुट करनी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, Kc इक्वल टू क्या होगा NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4, तो सोल्व कर दो इसको, कर सकते हो ना इसको, तो सोल्व हाँ हाँ करो, NO2 कौन सा था, दूसरे वाला, मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4.8 इंटू, सोल्व करो इसको, करो, क्या रहा आंसर, थर्ड आ रहा, सबको क्लियर हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आ गया दोनों, थर्ड, कर लोगे इसको सोल्व, देखो काफी आसान है ना, इसमें एक स्टेप वैसे ही खत्म हो गया अपना, क्यों, क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम कंडीशन डायरेक्ट दे रखी थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन डायरेक्ट दे रखी, तो अपन को डायरेक्ट हम लोगों ने कौन सा स्टेप लगाया, दूसरा है तीसरा, हाँ कौन सा, लास्ट नहीं, 2 ही स्टेप है क्या, लास्ट कर रहे हो, अब इसमें ये देखते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन A plus B gives us C plus D is 100,
इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज वर 1 मोलर ईच देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विल बी। तो बच्चों ना अब अपने को क्या करना है, आइडिया लगाना है। वैसे अब इसमें अपने को ये आइडिया लगाना कि ये 100 कैसे हो सकता है। अगर सारे शुरू में एक एक थे, सारे शुरू में एक एक थे, तो 100 कैसे हो सकता है। रिएक्शन राइट साइड जाके अब लेफ्ट साइड जाके, मतलब सी और डी बढ़ के या घट के, बढ़ के, तो इसका मतलब कुछ कम होगा। ये -x, ये -x, ये +x, ये +x, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगी इनकी अमाउंट, ये 1 - x हो जाएगा, ये 1 - x, ये 1 + x और ये 1 + x। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पूछा, मतलब 1 + x की वैल्यू पूछी इसने। क्या पूछा है, 1 + x की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर सकते हैं जवान, आसानी से कर सकते हैं ना। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या रख देंगे, इक्विलिब्रियम क्या, c × d डिवाइड बाई a × b। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसने 100 दे ही रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x × 1 + x डिवाइड बाई 1 - x × 1 - x। ये बात आ रही समझ में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 = 1 + x डिवाइड बाई 1 - x का स्क्वायर। तो दोनों साइड √ ले लेना इसको सोल्व करने के लिए। ऐसा ले सकते हैं क्या, या नहीं ले सकते हैं। अगर √ लेंगे तो क्या आएगा, 10 = यहाँ पे लिख दो ना, 10 = 1 + x - 1 - x को सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा 10 - 10x = 1 + x। ये इस साइड जाके 9 = 11x हो गया ना। तो x = क्या आ गया जवानों, यहाँ से x = आ गया 9/11। ये बता रही समझ में, इसमें 9/11 पुट कर दो। इसने d पूछा ना, तो d क्या हो जाएगा 1 + 9/11। तो कितना होगा 1 + 9/11। यही हो सकता है ना वैसे भी, लॉजिकली भी। तो d क्या होगा, d होगा 1 + x। अब बच्चों ना फिर ऑप्शन भी देखा करो, उसी टाइम पता लग जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, बहुत बार कंपटीशन में तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनल में ना कौन सा आंसर हो सकता है पॉसिबल, कौन सा, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। चलो ये हो गया ना। इसमें किसी का कोई डाउट है क्या, कर सकते हो इसलिए। हाँ फिर आगे देखते हैं। फिर बच्चों ना ऐसा ये क्वेश्चन है, देखते हैं। ये कोई रिएक्शन दे रखी इन्होंने a + 2b, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k बोल रखा है, गिव्स अस 2c + d। फिर आगे क्या दिया इसने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी। तो बच्चों ना अंडरलाइन कर लिया करो, b दे रखा है 1.5 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी इसने, b की जो कॉन्सेंट्रेशन है a का 1.5 टाइम्स है। फिर इसने बोला, क्या बोला हुआ कि एट इक्विलिब्रियम a और b दोनों इक्वल है। इक्विलिब्रियम पे a और b दोनों इक्वल है। तो दो कंडीशन दे दी ना इसने। इनसे हमारा काम क्या है, इन दोनों से इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो क्या है, a + 2b गिव्स अस 2c + d। इनिशियली इसने दोनों सेम दे रखे हैं, दोनों को क्या मान लें, कुछ भी मान लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो जैसे मैंने दोनों को क्या ले लिया, इसको मैंने x ले लिया जवान। तो ये कितना हो जाएगा 1.5x। ये बता रही समझ। शुरू में क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब बच्चों कम होगा ना इक्विलिब्रियम पे, a भी कम होगा और b भी कम होगा। क्या होगा, a भी कम होगा और b भी कम होगा। मान लेते हैं भाई t = इक्विलिब्रियम पे कुछ कम हुआ, -y कम हुआ। ये कितना कम होगा, -2y। ये कितना बनेगा, ये 2y बनेगा, ये y बनेगा। ये बात आ रही समझ में। अब इक्विलिब्रियम पे बच कितना गए, इक्विलिब्रियम पे कितना बच गए, x - y और ये 1.5x - 2y। इसने ये भी दे रखा ना इक्विलिब्रियम पे a और b क्या है, इक्वल है। इसने फर्दर ये दे रखा ना इक्विलिब्रियम पे, इसने दे रखा है एट इक्विलिब्रियम। इसने खुद की कंडीशन बना के क्या दी है, x - y = 1.5x - 2y। अब बच्चों क्या होगा, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, इसको राइट साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा y = 0.5x आ गया ना। सोल्व कर सकते हो ना इसको।
अब बच्चों इसको अगर हम लोग ना राइट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2y माइनस वाई कितना होता है 3y y होता है। ये कितना हो गया, ये फिर 1.5x माइनस एक्स कितना होता है 2.5x या 0.5x 0.5। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, या तो सारे x में लिख लो या सारे y में लिख दो, तो y में है ही तो इनको ही लिख दो बस। इनको किस में लिख दो, x इजकल टू क्या हो जाएगा 2y, x इजकल टू क्या हो रहा है 2y, तो x इजकल टू इनको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये x इजकल टू 2y पुट करते ही कितना बचेगा ये वाला ना, ये हो जाएगा जवानों, नीचे लिखता हूँ ना जगह नहीं मिल रही जवानों मुझे, इससे लिख देता हूँ चलो ना, तो 2y माइनस वाई, ये तो y बच गया और ये भी y ही बचेगा, सेम ही तो बचे थे, तो कंडीशन दे रखी, फॉर्मूले में पुट करोगे निकाल सकते हो ना, क्या रहा जवानों वैल्यू क्या आ रही इसमें 4 आ रही है क्या, सोल्व करो इसको। हाँ तो केस, फिर ये तो बच्चों ना पहला स्टेप हुआ था अभी तक। सेकंड स्टेप क्या कहता था, जो भी कंडीशन बने किसकी इक्विलिब्रियम की, जो भी कंडीशन बने इक्विलिब्रियम की वो हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन में क्या क्या था, c का तो स्क्वायर होता, ये अब ध्यान से करना तुम लोग ना, यहाँ पे पावर की गलती कर सकते हो, c का स्क्वायर हो जाएगा d डिवाइड बाई a, ये किस में आया हुआ है जेई मेंस में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हो ना आप लोग। तो c कितना दे रखा था देखो 2y का स्क्वायर y डिवाइड बाई a क्या था, a था y और ये y का स्क्वायर, तो सारी चीजें कैंसिल होकर 4 ही बचेगा ना। कौन सा आंसर आ गया दोनों, फर्स्ट फोर्थ आ गया, शाबाश। देखो कर सकते हो ना, और जेई मेंस से आसान आता है नीट का पेपर ना, तो ये हो सकता, तो ये अगर नीट वाले किसी बच्चे ने कर लिया ना ये समझ के, तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत आसानी से। क्लियर समझ ना इस कॉन्सेप्ट का, ऐसा नहीं हर चैप्टर के आप पूरी केमिस्ट्री को हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं भाई रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। बच्चों इसमें सीधा फॉर्मूला याद रखो बस आप लोग ना, ये ए है प्लस बी है गिव्स अस सी प्लस डी। तो बच्चों इसमें जो केपी और केसी का रिलेशन बनता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, आर की पावर डेल्टा एन जी। और बच्चों केपी किसको बोलते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। केपी होता है प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर ए और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, ये होता है केपी। केसी क्या होता था, एक बार वैसे केसी भी लिख सकते हैं, केसी क्या होता था सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइड बाय ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने पहले लिखा हुआ, बस मैंने अभी लिख दिया बस वापस, ठीक है। अच्छा ये सिर्फ गैसीय स्टेट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे एक बार फिर लिख रहे हैं, ये वाला किस पे डिपेंड करता है, ओनली गैस। ये किस पे डिपेंड करता था, ये डिपेंड करता था गैस एंड लिक्विड, ठीक है। ये ओनली गैस, ये गैस एंड लिक्विड। अब बच्चों ना यहाँ पे आर की वैल्यू क्या लेते हैं जब इनको सोल्व करना होता है, ये तो बच्चों एटीएम में होता है, किस में होता है एटीएम में, ये मोलैरिटी में कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी ना। बच्चों आर की वैल्यू याद रखनी है, आर की वैल्यू क्या रखते हैं 0.0821, ये होता है लीटर एटीएम वाला ये, ठीक है। टी केल्विन में, किसमें टेम्परेचर इन केल्विन, तो याद रखना, ये लिख लो आप लोग, इसमें काफी बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फिर बच्चों ना ये भी इंपॉर्टेंट बच गया डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होगा बच्चों सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसमें बच्चों ना बस गैसेस लेने हैं, मतलब ये गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं और आसान होते हैं। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। अब मैंने बच्चों इसकी डेरिवेशन तो बताई नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें ना, बस कर सकते हैं हम लोग। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला ये आ गया ना,
ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन करें, चलो मैं एक दो छोटे छोटे ये कराता हूं ना। जैसे बच्चों इसमें हम लोगों को और ध्यान रखना रूम टेम्परेचर पे RT की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। क्योंकि वैसे भी देखो बच्चों 273 केल्विन ले तो 273 इंटू आर कितना होता है 22.4। तो 22.4 1 से बड़ा है छोटा है, मेरे हिसाब से तो बड़ा है। क्या है, बड़ा ना। ठीक है, अब करते हैं ना एक दो छोटे छोटे ये करते हैं। KP KC का रिलेशन N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। बच्चों स्टेट लिखनी इसमें जरूरी है। अब ये गैस ये गैस ये गैस, तो इनका रिलेशन क्या बन रहा है भाई। अगर रिलेशन बनाए ना तो इसमें डेल्टा NG बताओ कितना आ रहा है। डेल्टा NG कितना आ रहा है 2 - 1 + 3 कितना आता है -2। क्लियर हो रहा है। तो KP = क्या आ जाता है इसमें KC × R⁴ डेल्टा NG -2। ये रिलेशन पता लग रहा है कैसे बन रहा है इसमें से। फिर कोई और अच्छा इसका KP का फॉर्मूला लिखते तो कैसे लिखा जाता है इसमें, प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। क्लियर हो रहा है कि लिखते कैसे हैं, कोई डाउट इसमें। फिर जवानों ना फिर और देखते हैं और कोई, जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसका KP क्या लिखेंगे, ध्यान रखो इसमें KP सिर्फ गैस को लेते हैं ना, तो गैस वाले कितने कंपोनेंट है 5 या 3 या 1 कितना है क्या कहते हैं प्रेशर ऑफ CO2 पता लग गया ना, ये होगा बस KP। क्लियर है सबको। अच्छा इसका डेल्टा NG क्या आएगा, ये आएगा 1 - सॉलिड को तो लेते ही नहीं है, तो क्या आएगा 1 - 0 लिखो या कुछ मत लिखो 1 आ गया। क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग CO या CO2 गैस प्लस C सॉलिड गिव्स अस 2CO गैस। इसका डेल्टा NG लिखते हैं जवानों, या इसका KP लिखते हैं। पहले KP क्या लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2। ये बात आई समझ में। इसका डेल्टा NG क्या लिखा जाएगा, इसका डेल्टा NG लिखा जाएगा 2 प्रोडक्ट साइड -1 तो 1। क्लियर। इसमें कोई डाउट है क्या। अब बच्चों ने इसकी क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये सारे बच्चे ने मेरे से लगभग डाउट पूछा ही हमेशा ही, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया इसमें ना। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कोई हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस कौन सा होता है जवानों, अमोनिया की फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हेबर प्रोसेस कहते हैं। तो इसने बोला कि 30 लीटर तो हाइड्रोजन ले रखी है और 30 लीटर नाइट्रोजन ले रखी है किसी भी कंटेनर में, उसकी रिएक्शन हुई और उससे अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया। इसने ये बोला कि 50% इल्ड है। 50% इल्ड का मतलब ये है कि भी जो रिएक्शन हो रही है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए उसका 50% का ही प्रोडक्ट बन रहा है। जो नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए या जो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट दे देते, कौन सा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या हो रहा होगा 50% का ही प्रोडक्ट बनेगा। बस ये अब बच्चों ना वैसे तो इसमें ना ये क्वेश्चन ना किसका नहीं है, इक्विलिब्रियम का ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा किसका क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का है। अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ इसने। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अस 2NH3। बच्चों एक 30 दे रखा है, दूसरा भी 30 दे रखा है। और बच्चों ना गैस में ना जो मोल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं सेम लगा सकते हैं वॉल्यूम के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर RT प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट तो मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो सेम लगा सकते हैं ना। अब हम लोगों को पहला काम क्या करना है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। क्या करना है, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे, कोफिशिएंट से डिवाइड करके। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालें ना।
तो 30/1, 30/3, तो ये छोटा होगा ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका 50%, क्योंकि 50% यील्ड है ना, तो कितना कंज्यूम होगा, ये कितना कंज्यूम होगा 50%। तो बच्चों 30 का 50% कितना होता है, 15 होता है, तो ये 15 कम होगा, ये कितना कम होगा 15, ये 15 कम होगा तो ये कितना कम होगा 15 इंटू 1/3, ये कितना बनेगा 15 इंटू 2/3। ये बता रही समझ में, पहले कितना था 30, कितना कम होगा 5, कितना बचेगा 25, ये पहले कितना 30, 50% कम होगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा ना, पहले था 0, अब 1 कितना गया 10, तो ये वाली कंपोजिशन आ गई ना। चेक करो कौन सा आंसर आ गया। ये बच्चों ना लगभग सारे बच्चे डाउट पूछते होते हैं, तो अब देखो पता लग रहा ना, कुछ नहीं था ना इसमें। ये स्टेटमेंट आप लोगों को कंफ्यूज करेगी, ये स्टेटमेंट आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली है। तो क्या इस स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को आइडिया है हिमांशु? अब आगे देखते हैं। अब बच्चों पहले तो इस रिएक्शन को पढ़ते हैं ना। इस रिएक्शन में क्या बोल रखा है कि 20 लीटर कंटेनर है, एट 400 केल्विन कंटेन CO2 गैस एट प्रेशर। क्या प्रेशर दे रखा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन हो उसको अंडरलाइन कर लो ना, ये दे रखा है इसने, ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 0.4 इसका प्रेशर दे रखा है एटीएम में, और एक्सेस ऑफ SrO2 नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड SRO ना। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। मतलब जो वॉल्यूम क्या हो सकता है, पिस्टन अगर मूवेबल है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है इजीली ना। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखते हैं ना। अब बच्चों ना Kp क्या होगा, ये Kp अटेन करेगा ना, रिएक्शन भी दे रखी इसने, Kp अटेन करेगा ना। Kp इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 1.6। ये बता रही समझ में आप लोगों को। इसने क्या बोला है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, अभी प्रेशर कितना है 0.4, अभी तो कितना है, मतलब ये प्रेशर अभी कितना है P इनिशियल, और P फाइनल कितना होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए इसके इक्वल। P फाइनल कितना होना चाहिए 1.6। अभी कितना है, अभी कितना है 0.4। अब बच्चों बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बाकी अगर सेम ही कंटेनर है तो n भी कांस्टेंट होगा, तो बोयल्स लॉ टाइप लग गया ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोयल्स लॉ टाइप लग गया ना, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो 0.4 था कितने वॉल्यूम पे, वॉल्यूम देखो वहां पे वॉल्यूम भी काम का था ना, इनिशियली ये भी काम की चीज है ना। ये कितना होगा 20, ठीक है। फिर क्या था P2 कितना हो गया, कितना होगा P2, ये अटेन होगा तो ये होगा ना, कितना हो गया 1.6, कितना होगा 1.6। अब V2 निकालो भी जवानों, क्या रहा है सोल्व कर दो इसको। ये कॉन्सेप्ट आया क्या समझ में, ऐसा क्या किया, ये बच्चे लगभग बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। क्लियर आ रहा क्या समझ में? ये बच्चों ना 95% बच्चे इसको नहीं करते हैं, समझ लो ना, लगभग सारे बच्चे पूछते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या आंसर आ गया, फर्स्ट का मतलब 5 होता है क्या, तो आगे देखेंगे। अब बच्चों ना इन विच द फॉलोइंग केसी एंड KP आर नॉट इक्वल, मतलब बच्चों डेल्टा NG क्या होना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए ना। तो डेल्टा NG किसका नॉट 0, क्योंकि KP KC का फॉर्मूला क्या होता है, आसान है नहीं। बताओ कौन सा आंसर आ गया, इसमें डेल्टा NG 0 है, इसमें डेल्टा NG 0, इसमें डेल्टा NG 0, इसमें डेल्टा NG नॉट 0 ना, डेल्टा NG तो ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। कौन सा आंसर आ गया जवानों 4। ये किस में आया हुआ है नीट में, तो आसान है ना ये भी। फिर आगे देखते हैं, अब ये करते हैं ना, इसमें तो बच्चों फॉर्मूला लिखना है एक बार ना, मैं इस रिएक्शन को लिख देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टीम, स्टीम का मतलब H2O वेपर, स्टीम का मतलब क्या होता है जवानों H2O वेपर, ये आयरन सॉलिड है H2O वेपर,
H2O मतलब गैस से रिएक्शन की, और ये इसने क्या बनाया प्रोडक्ट Fe3O4 सॉलिड प्लस क्या हाइड्रोजन ना। तो पहला काम क्या होता है, बैलेंस करो। बैलेंस कर सकते हो अपना लोग ना इसको इजीली, बैलेंस करो भाई। बैलेंस करोगे तो क्या हो गया, बैलेंस करोगे तो ये होगा, हो गया ना बैलेंस। है तो इसके केपी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, सॉलिड को लिखते हैं क्या केपी में, नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा इसका केपी इज इक्वल टू H2 की पावर 4 डिवाइड बाय H2 की पावर 4। कौन सा आंसर आ गया, कर लोगे सोल्व, आसान था ना। ये रिएक्शन लिखनी है बस देख के, बस और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कर सकते हो। फिर ये देखो ना, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ, ये किस में आया हुआ, जेई मेंस में, ये भी काफी आसान है ना। इसका आंसर कौन सा आ गया भाई, सेकंड आ गया ना। सॉलिड को लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। क्लियर है सबको, सेम ही है ना, मतलब ये तो और ज्यादा आसान है, इसमें तो रिएक्शन भी लिखनी थी। देखो जेई मेंस में कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ ना, कर सकते हो। फिर अगले वाला में देखो, इसमें ना केपी बाई केसी ना, इसमें डेल्टा एन जी निकाल सकते हो। कौन सा आंसर आ गया इसमें, इसका डेल्टा एन जी निकालो, क्या आ रहा है डेल्टा एन जी, 1 प्लस नहीं 1 माइनस, माइनस आएगा ना, 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना होगा, तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है जवानों, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी माइनस 1। तो केपी बाई के सी पूछा, तो क्या आ गया इसमें, कौन सा आंसर लग रहा है आप लोगों को, 1 बाई आर टी होगा ना, ठीक है। ये भी देखो बच्चों ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो ये रिएक्शन देखते हैं, इसने क्या दिया हुआ है, 2NO2 गिव्स अस 2NO प्लस O2, Kc दे रखा है, R दे रखा है, Kp एंड Kc आर कंपेयर्ड एट 184। इट इज फाउंड दैट, इसने आगे क्या लिखा हुआ है, वेदर Kp इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू Kc डिपेंड्स ऑन टोटल गैस। तो ये तो सीधा आइडिया ही लगाना ना, सीधा बच्चों आइडिया लगाना, डेल्टा एन जी से आइडिया लगेगा। अब देखो इसका डेल्टा एन जी निकालो, क्या है डेल्टा एन जी, क्या आएगा बताओ, सोल्व नहीं करना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो डेल्टा एन जी क्या आएगा, 0 बोल रहा है, इसकी पिटाई करने क्या। और बच्चों Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू R2 की पावर 1। और बच्चों ना RT क्या ग्रेटर देन 1 है, RT क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो Kc इंटू ग्रेटर देन 1 जो वैल्यू आएगी बड़ी आएगी Kc से या छोटी आएगी, बड़ी आएगी। तो कौन सा आंसर आ गया, हाँ आसान है ना, काफी आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये किस में आया, देखो ये भी किस में आया हुआ है, जेई मेंस में ना, ये आसान नहीं है, नीट जैसे ही क्वेश्चन है ना। फिर ये करते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन देखो ना बच्चों ना, एन अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड is placed in a flask already containing ammonia gas at certain temperature at 0.5 atm pressure। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज हो रही है, क्या बना रही है NH3O और H2S। तो इसने बोला कि भाई टोटल प्रेशर अगर इतना होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों में क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ लिया, अब समझा देता हूँ ना। इसने बोला कि भाई अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड है बच्चों ना, ये डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होके बना रहा है NH3 और H2S। NH3 भी गैस होती है और H2S भी। इसने एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, शुरू में तो ये तो 0 था, ये 0.5 था, कितना था दे रखा ना, देखो पीछे ये अंडरलाइन कर लिया करो, क्या दे रखा है 0.5, ये दे रखा ना 0.5 था। फिर बच्चों होगा क्या, सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर तो होता नहीं, इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा क्योंकि H2S तो 0 है, H2S तो 0। और फाइनल प्रेशर कितना बोल दिया इसने, उसको भी अंडरलाइन करो, ये दे बोल रखा है, इसका मतलब रिएक्शन किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड। अब बच्चों रिएक्शन से तो दोनों का कोफिशिएंट सेम है ना, जितना NH3 बनेगा उतना ही H2S बनेगा।
तो मान लेते हैं NH3 बना नया X इक्विलिब्रियम अटेन करने के, ये X, तो जो एट इक्विलिब्रियम ना, एट इक्विलिब्रियम, ये बात आ रही समझ। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये अमोनिया कितना हो जाएगा टोटल, X प्लस 0.5, ये 0 प्लस X। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है इसने, PT क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2S प्लस प्रेशर ऑफ NH3। तो ये कितना दे रखा है इसने, दे रखा है भाई 0.84, तो कितना आ जाएगा X प्लस 0.5 प्लस X, तो कितना आ जाएगा 0.17 आ गया ना। X कितना आ जाएगा यहाँ से सोल्व करने से, 0.17। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है, इसने क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा ना। तो इसने बच्चों पूछा है Kp। बच्चों Kp क्या होता है, प्रेशर ऑफ NH3 इंटू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2S। सोल्व कर दोगे ना। NH3 कितना है, NH3 है 1.7 प्लस 0.5 कितना होता है, 1.5, मतलब क्या था 0.17 प्लस 0.5, तो 0.67 हो गया। ये बता रही समझ। ये कितना हो जाएगा X, कितना 0.17। देखो कौन सा आ रहा है आंसर, कौन सा आ रहा है, फर्स्ट। समझ में आ रहा है सबको, सोल्व कर दोगे ना कैलकुलेशन करने। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। समझ में आ रहा ना, एक बार फिर बताऊं। ठीक है बच्चों, ये किस में आया हुआ है, AI ट्रिपल मतलब JEE मेंस। अब ये देखते हैं जवान, इसमें देखो 10⁻⁻⁴ DM का मतलब क्या होता है, लीटर ऑफ वाटर ना, इज इंट्रोड्यूस इन 1 मीटर क्यूब फ्लास्क एट 300 केल्विन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर वेपर फेज इन, मतलब व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इस रिएक्शन में ये बोल रहा है कि अगर वाटर कुछ लिक्विड है, ये इतना वाटर क्या लिक्विड है, तो ये बोला कि इतना वाटर इसने डाल दिया ना, कहाँ गया भैया, क्या गड़बड़ हो गई। हाँ ये क्या बोल रहा है। अब बच्चों ने इसमें बस ये ध्यान रखना है, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रही है, बस इसका इक्विलिब्रियम और कुछ भी नहीं इसमें ना, ये बता रही समझ। अब इसने कितना लिया था वाटर, शुरू में इतना वाटर लिया था ना, ठीक है, और 1 लीटर कंटेनर था, 1 लीटर कंटेनर था ना। तो Kp इक्वल टू क्या आएगा, लिक्विड को लेते हैं Kp में, नहीं लेते ना, प्रेशर ऑफ H2O, तो प्रेशर ऑफ H2O तो कितना दे रखा Kp की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखा ना Kp की वैल्यू। प्रेशर आ गया ना H2O का, H2O का प्रेशर कितना आ गया इसमें 3137 पास्कल। अब बच्चों हम लोगों को सोल्व क्या करना, PV इक्वल टू NRT लगानी है, PV इक्वल टू NRT लगा दोगे ना, N आ जाएगा वहां से, P क्या पुट करोगे, ये वाला P, V क्या दे रखा 1, और N निकालने हैं, N निकालने, R का तुम्हें पता है, T का तुम्हें पता है, सोल्व कर दोगे ना। समझ में लॉजिक, लिक्विड वाले को इसका यूज ही नहीं होगा ना, समझ रहे, इसका यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो लिक्विड स्टेट में, बस सीधा आंसर आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब बच्चों ये देखो, कोई वेसल है 1000 केल्विन पे कंटेन CO2 विद द प्रेशर ऑफ 0.5 atm, कितना 0.5 atm। CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के एडिशन से। तो ये बच्चों काफी सिंपल सा वो है, इसमें तो कुछ सोल्व ही नहीं करना ना ज्यादा। तो इसने क्या कह रखा है, तो इक्विलिब्रियम का CO2 थी शुरू में, इसने भाई कार्बन सॉलिड से रिएक्शन की, तो क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसा क्वेश्चन तो मोल में भी करते हैं, कर लोगे ना। जैसे इसने बोला कि ये शुरू में 0.5 थी, कितनी थी ये शुरू में बच्चे 0.5 थी, ये सॉलिड का कुछ लेना देना, ये 0 होगी। तो ये मान लेते हैं भाई रिएक्शन हुई, रिएक्शन होगी, तो ये मान लेते हैं x कम हुआ, कितना कम हुई है x, तो ये कितना बनेगी 2x। तो ये बचेगी कितनी 0.5, पहले थी -x, ये कितना बन गया
2x। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 0.8। इन दोनों का सम कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर में क्या होगा CO2 भी आएगा, CO भी आएगा। किसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इजक्वल टू 0.8। तो क्या आ गया जवानों, x इजक्वल टू 0.3 आ गया ना। अब देखो इसने पूछा क्या है, पूछा क्या इसने, वैल्यू ऑफ के पूछा ना, मतलब Kp पूछा। तो Kp क्या होगा जवानों, Kp होगा प्रेशर ऑफ CO का तो स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2। तो CO का प्रेशर कितना आ गया भाई, इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.3 0.6। ये कितना हो जाएगा 0.3 माइनस करने पे कितना हो जाएगा 0.2 ना, इनकी वैल्यू पुट कर दो बस। तो क्या आ गया आंसर 0.6 का तो स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2। सोल्व कर दोगे, क्या आ गया आंसर, कर लोगे सोल्व। देखो बच्चों क्वेश्चन तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, मतलब अभी आप करोगे ना तो हो जाएंगे सारे, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में तो नहीं आ सकते इतना फास्ट में, बट ये है कि थोड़ा सा ना रुक के अगर करोगे तो हो सारे जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें, फिर अगले वाला देखते हैं। इस बच्चों इस रिएक्शन में देखते हैं इसने क्या पूछा है, ये तो काफी सिंपल है, डेल्टा एन जी पूछा ना, क्या पूछा डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, इसने रिएक्शन दे रखी है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस SO3। तो इसका डेल्टा एन जी क्या आ गया जवानों माइनस हाफ। तो आंसर कौन सा आ गया, आसान है नहीं। तो ये किस में आया हो देखो, जेई मेंस, मतलब जेई मेंस में आओ, आसान क्वेश्चन है ना, कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं इसमें, देखो देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं केपी केसी वाले पे। इसमें केपी बाई केसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखते हैं ना इसने क्या कह रखा जवानों, द वैल्यू ऑफ केपी बाई केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन आर रिप्रेजेंटेड बाय ना, आरटी की वैल्यू इसने कुछ दे रखी है। अच्छा ये बोला कि तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी, ऐसे आइडिया लगाना अपने को ना, तीनों की वैल्यू क्या क्या होगी केपी बाई केसी। तो केपी बाई केसी इजक्वल टू क्या होता है आर की पावर डेल्टा एन जी, ये होता है ना दोनों। फर्स्ट ऑप्शन में तो डेल्टा एन जी क्या आ गया 0 आ गया, डेल्टा एन जी क्या आ गया 0। तो आर टी की पावर 0 क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 2 होता है 1 होता है, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो कौन सा आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या आ रहा है डेल्टा एन जी, इसमें क्या आएगा 1, तो क्या हो जाएगा केपी बाय केसी आर टी की पावर 1, इसने दे ही रखा आर टी कितना आ जाएगा 22.6, तो 1 डिवाइड बाय 22.6 24.6 क्या, अच्छा 24.6, समझ आ रहा है क्या। फिर अगले वाले में क्या -2 आ रहा है, अगले वाले में क्या आ रहा है डेल्टा एन जी -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें केपी बाय केसी आर टी की पावर -2 का मतलब 1/20 क्या था 24.6 का स्क्वायर ना, इसको 25 मान लो बच्चों ना, 25 का स्क्वायर मतलब 625, मतलब कितना आ गया 16/1000, 16/1000 नहीं 16/10,000, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा 16/10,000, कौन सा जाएगा आंसर, इनमें से कोई आ जाएगा ना। ये सही सा लग रहा है वैसे ना, ये ऑप्शन काफी क्लोज लग रहा है। अच्छा और भी ऑप्शन अगर 3 ही थे ना 1 2 3, अच्छा ठीक है, एक दूसरा मैच कर गया और तीसरा ही मैच कर गया लगभग ना, ठीक है। पता लग गया क्या कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया बस तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्लियर। फिर ये देखते हैं ना, हाँ ये बच्चों ना बस मैं सीधा बता रहा हूँ सोल्व कैसे करेंगे ना, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, सीधा बता देता हूँ। इसने बोल रखा है कि 5.1 ग्राम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो 3 लीटर फ्लास्क में ले रखे हैं, और इसने बोला कि वे टेम्परेचर दे रखा है 30% सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें NH3 में और H2S में, कितना कन्वर्ट हो रहा है 30%। तो इसने फिर Kp की वैल्यू पूछी है, इसने क्या पूछी है
केपी की। बच्चों ना इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे तो उससे इसके मोल आ जाएंगे ना, क्या आ जाएंगे, मोल। उसके मोल से जब ये टूटेगा तो ये NH3 बनाएगा और H2S बनाएगा, क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा और H2S बनाएगा। तो इसके मोल पता लग जाएंगे, इसके मोल कितने होंगे, क्योंकि 30% ही टूटेगा, तो इंटू 30/100 बनेगा, जितने भी इसके मोल होंगे, बता कि समझ। अगर बच्चों इसका मोल पता लग गया तो फिर हमें इसका प्रेशर भी पता लग जाएगा, PV = nRT से। अगर इसमें मोल पता लग गया तो PV = nRT से प्रेशर भी पता लग गया, जितना P आएगा इतना आएगा, फिर P का स्क्वायर ही KP हो जाएगा, P का स्क्वायर ही KP हो जाएगा। लॉजिक आया क्या समझ में, लॉजिक में कोई डाउट है क्या, 16 ऐसे करना है, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये, JEE मेंस का। इतने हो गए ना, अभी टाइम देखो कितना हो गया। चलो बच्चों ना आज इतना ही, थैंक यू।